हेलो। All right. Okay. Assalamu alaikum, students. Hello, can you hear me, please? फवाद। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, बस मैं सर कैसे देख। हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी जी। ओके। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमने लास्ट टाइम किया था ये कि हमने कहा था हमें कुछ थोड़ा एडिशनल मैथ सीखना है फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग एईएस, जो कि सिमेट्री की प्रोग्राफी की ही एक सेकंड चीज है। आफ्टर डीएस हम एईएस को सीखना चाहते थे, उसका मैथ्स हमने सीखा था। और उसमें मैंने बताया था कि हम फाइनाइट फील्ड, जिसको जीएफ भी कहते हैं, जीएफ टू द पावर एन,
ये मैथ्स जो था बेसिकली इसकी मोटिवेशन हमारी ये थी इसको लर्न करने की कि हमने अब से पहले जो सारे काम किए थे, जब हम प्रीवियस मैथ सीखा था तो उसमें हमने खाली मॉड्यूलस का मैथ सीखा था, और वो मॉड्यूलस का मैथ डीलिंग विद इंटीजर्स था कि अगर हमने इंटीजर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है और इंटीजर नंबर्स हैं तो ये मैनिपुलेशंस मॉड अलजेब्रा में कैसे की जा सकती है, ये हमने सीखा था। और इसलिए वहां पर इसका नाम इस इंटीजर बेस पर ही था कि हमने हम वहाँ कह रहे थे मॉड, प्रीवियसली हमने उसका नाम रखा हुआ था कि हम कहते थे कि मॉड एन का अलजेब्रा है हमारा। जब हम हर लेवल पर मॉड्यूलस ऑफ एन लेते थे तो हम कहते थे मॉड एन का अलजेब्रा है। इसके लिए जो सेट होता था उसका नाम हमने जेड एन रखा था। जिस जो मॉडर्न के अलजेब्रा के लिए सेट होता है वो जेड एन था, और जैसा कि आप सबको याद होगा कि इसके अंदर एलिमेंट्स 0 से लेकर इस सेट में n-1 तक होते थे एलिमेंट, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ n लेंगे इट विल नेवर इंक्रीज n-1। ये हमारा सेट का नाम था, उसके एलिमेंट्स थे, और हम ये डिवाइड करके मॉडर्न का मतलब है रिमाइंडर हर जगह लिखते थे। और हमने इसका मैथमेटिक्स सीखा, फॉर एनी इंटीजर नंबर हम ये मैथमेटिक्स कर सकते थे। इसी Zn का एक स्पेशल पार्ट, जो Zn जो था वो एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड है। हमेशा जब आप कोई नंबर ऐड करेंगे तो उसमें उसका आंसर आएगा। जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखे तो हमने एक और सेट उसमें सीखा था, और वो था Zn स्टार, और वो उन नंबरों का सेट था जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करते थे, विच इज रिलेटिव प्राइम्स टू एन। ये हमने सारी चीजें सीखी थी जब हमने इंटीजर पर मॉड अलजेब्रा किया। दिस इज व्हाट वी लर्न इन द पास्ट। अब हम कह रहे हैं कि अब हमारा इशू नए डोमेन में है कि अब हम बाइनरी वर्ड्स पे यही सारे काम करना चाहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमने बाइनरी वर्ड्स पे करने हैं। जिस तरह अगर 2 टू द पावर 4 के हम ले तो 16 पॉसिबिलिटीज थी 0 से 15 तक, ऑल जीरोज ऑल वंस। तो अब हमने ऑल जीरोज और ऑल वन का हमारे पास सेट है। ये वो सेट है जो फाइनाइट फील्ड में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वर्ड्स हैं, these हम वर्ड उस सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहे कि 8 बिट का बाइट है और 4 बाइट का, हम कह रहे हैं एनी कम्बिनेशन ऑफ बिट्स को हम वर्ड कह रहे हैं। ओके, तो हमारे ये 4 बिट वर्ड्स का कैलकुलेशन करने के लिए हमें एज ए बाइनरी बिट्स हमें एक और अलजबरा या मैथ सीखना है, और उसका नाम ये है GF टू द पावर फाइनाइट फील्ड में। n इज द नंबर ऑफ बिट्स। ये बाइनरी यहाँ से पता चलता है कि 2 टू द पावर n के जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उस सेट के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। इसमें अब सेट जो होगा ये GF टू द पावर n का, लेट्स से अगर GF टू टू द पावर n का, मैं पहले मिसाल n डिफरेंट ले लेता हूँ, यही वाली ले लेता हूँ कि 2 टू द पावर 4 अगर का सेट है तो इससे हमारी मुराद है कि हमारे सेट में अब एलिमेंट्स वर्ड्स के तौर पे 4 बिट वर्ड्स के होंगे सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम पहला जो है वो 000, यही जो लिस्ट में वहां पे है वो सारे इसके मेंबर्स होंगे। पहले ये, दूसरा जो है वो 0001, तीसरा जो है वो 00010, ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स वर्ड्स इसका एलिमेंट का हिस्सा है, और आखिर में 111। तो अब हमारी सेट ये है, अनलाइक ये जो नंबरों का सेट ऊपर था इंटीजर नंबर्स का था,
अब सेट बाइनरी बिट्स के नंबर्स का है और इन नंबर्स के दरमियान हमने वही सारी मैनिपुलेशन, जिसका मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमें करनी है और इसका मैथ्स हमें सीखना है। ये हमने इसमें काम किया। तो यहाँ gf⁴ है तो 4 बिट का, अगर gf⁴n है तो n बिट के ये सारे नंबर इसका हिस्सा होंगे और ये फाइनाइट ही रहता है, यानी ये कभी भी ये 4 बिट पे जाके खत्म हो जाएगा। इससे अगला नंबर दोबारा अगर 4 बिट ही में रखना है तो इट विल मैप बैक टू दिस। तो ये फाइनाइट सेट है ये भी इसके अंदर। ओके, तो अब हमने कहा कि अगर हमें ऐसे वर्ड्स का, बाइनरी वर्ड्स की कैलकुलेशंस करने को सीखना है तो हमने दो पार्ट उसके सीखे। हमने कहा जब हमें इन्हें ऐड करना है, एक तो हमने ये कहा कि इस काम को करने के लिए हमें पॉलिनोमियल से हेल्प लेनी है, कि हमें अगर पॉलिनोमियल्स की मैनिपुलेशन हमें आती है, हम पॉलिनोमियल्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर हम उसी नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे इन वर्ड्स की कंप्यूटेशन करने में। हमें वो हेल्प है क्योंकि हम उससे फेमिलियर है। तो फिर हमने ये सीखा कि किसी भी बाइनरी वर्ड को हम पॉलिनोमियल में बना लें और किसी भी पॉलिनोमियल को जब आंसर आ जाए तो वापस बाइनरी वर्ड में बना लें। तो कंप्यूट करने के लिए कि अगर हमने ऐसे कोई वर्ड्स को मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है तो हम आमतौर पे पॉलिनोमियल से हेल्प लेंगे। अगर मुझे ये एक वर्ड ये था 0010 और मे भी एक वर्ड सपोज था 0100 से इसके बाद यहाँ कहीं आ गया इस जगह, तो अब अगर मैं इसको मे बी 0110 में लिखता हूँ, 0110 सपोज ये था, तो मैंने इन दो वर्ड्स की कोई कंप्यूटेशन करनी है, मल्टीप्लाई या ऐड या डिवाइड, तो मैं कहता हूँ मुझे पॉलिनोमियल मैथ्स पता है, मैं उसके जरिए से करूंगा। तो पहले मैं इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, राइट? तो मे बी चलिए मैं इसको ये लिख लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल को बेहतर करने के। तो मुझे इस नंबर को और इस नंबर को कंप्यूट करने हैं, ऐड करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। तो पहला काम होगा मैं इसकी पॉलिनोमियल बनाऊंगा। पॉलिनोमियल कैसे बनेगी? लोएस्ट बिट के साथ पावर x0, इसके साथ x1, इसके साथ x2, इसके साथ x3 मैं अटैच कर दूं तो पॉलिनोमियल बन जाएगी और वो सारे आपस में प्लस हो रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए कि इसकी क्या पॉलिनोमियल बननी चाहिए अगर मैं इसके अगेंस्ट पॉलिनोमियल लिखना चाहूं 1010 के। बोलिए, somebody tell me, इस बाइनरी वर्ड को अगर मैं पॉलिनोमियल में लिखना चाहूं तो क्या पॉलिनोमियल इसकी बनेगी? जी बताएं। ओके, शैलीजा। सर 00। नहीं, मुझे इसकी पॉलिनोमियल बनानी है। ये बाइनरी है, मैं बाइनरी टू पॉलिनोमियल इसे बना रहा हूं ताकि मुझे पॉलिनोमियल में मैथ मैनिपुलेट करना आता है। ये सारे काम जो मैं करना चाहता हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मुझे पॉलिनोमियल में आते हैं। अब मेरे पास बाइनरी वर्ड है और मुझे ये काम करने, ये दो बाइनरी वर्ड हैं, इनकी मैंने को ये सारी मैनिपुलेशंस करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। मुझे इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं आती डायरेक्ट, मैं उसकी वजह आपको पता चल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने हेल्प लेनी है पॉलिनोमियल मैथ से। तो मैंने हमेशा ये काम करने के लिए, अगर मेरे पास ये बाइनरी वर्ड्स हैं, काम करना है तो पहले मैं इनकी पॉलिनोमियल्स बनाऊंगा और पॉलिनोमियल मेरा एरिया है, मैं पहले से जानता हूँ, मैं उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। तो अब आप कीजिए, पहले पॉलिनोमियल बनाइए। तो अगर ये वर्ड है मेरे पास 1010, तो इसकी पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं। पॉलिनोमियल बनाना इज वेरी सिंपल, कि आपने इसके साथ पावर x0, लोएस्ट वाले के साथ, अगले वाले के साथ पावर x1, पावर 1 आ जाएगी।
और उसके तो साथ पावर x2, 2 आ जाएगी, हाँ, और इसके साथ पावर x3। 3 आ जाएगी। अब बताइए पॉलिनोमियल क्या बनेगी, और इनमें प्लस होंगे, ठीक है। तो 1, तो सर ये बनेगी 1 + 1। नहीं, 1 0 1 0 तो वर्ड है। अब मैं इससे पॉलिनोमियल बना रहा हूँ। पॉलिनोमियल का तरीका ये है सर कि जिसकी 1 की पावर जो भी हो वो तो 1 ही आएगा, जी, तो ये फिर बन जाएगा, और 0 को ऐड करे ना करे वही बन जाएगा। 1 + 1 आएगा तो वो आ जाएगा 2। नहीं, हम इसको, इस वर्ड को, ये मैं यहाँ और वाजे करके लिख देता हूँ। मेरे पास ये वर्ड था बाइनरी का 1 0 1 0। मैं चाहता हूँ इसकी मैं पॉलिनोमियल बना लूँ। पॉलिनोमियल बनाने का तरीका ये है कि इसका वेट x0 है। पॉलिनोमियल में होता है x0 x1 x2 x3 x4, वो एक तरह से यस सर। पोजीशन को शो करते हैं। ये x0 की पोजीशन पे है, ये x1 की पोजीशन पे है, ये x2 की, x3। इसका पॉलिनोमियल बनेगा 0 इंटू x0, ये कोफिशिएंट है ये, और दूसरा है ये ये फिर बन वाला जाएगा x³ + 1 इंटू x1। x³ + x। ओके, गुड, वेरी राइट। 0 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3। तो जाहिर है इसमें जहां जहां 0 है वो टर्म्स गायब हो जीरो जाएंगी, हो जाएगा तो ये हो जाएगा x3 + प्लस x1। x, ये इसका, और पावर भी x1 भी नहीं हम लिखते, तो x3 प्लस x। तो इस वर्ड की ये पॉलिनोमियल बनेगी, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मुझे ये वर्ड करना है, ये 0 1 1 0। तो इसकी आएगी x³ + x²। नहीं, देखे, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, 2 तो ये है तो होगी x2। x2 प्लस x1, x2 प्लस x। डू यू सी x2 दैट? है। यस सर। ठीक है, एवरीबॉडी यस सर। नेक्स्ट एग्रीज विद नेक्स्ट वाले दैट? की ओके, x³ + इस x² + x + x0 यानी 1 आ राइट, जाएगा। एब्सोल्युटली x3, सब में 1 है, तो प्लस x2 प्लस x1 प्लस प्लस 1 आ जाएगा, या फिर प्लस x की पावर 0 प्लस लिखें। x0 1, यस सारों सर। के साथ कोएफिशिएंट 1 है, 1 1 1 1, तो x0 की जो है वो 1 होता है, x की पावर 0 इज 1। x1 की जगह भी हम x लिख देते हैं, बाकी ये ऐसे ही रहेंगे x2 और ये x3, ठीक है। सो नाउ यू नो हाउ टू कन्वर्ट एनी बाइनरी नंबर टू ए corresponding polynomial, ओके। यस तो सर। अब अगर हमें ये नंबरों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करनी होगी, तो हम पहले इन नंबरों को पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करेंगे। पॉलिनोमियल में हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आती है पहले से, हम पॉलिनोमियल में वो काम करेंगे। और जब हमारा आंसर आ जाएगा, सपोज हमने कोई मैनिपुलेशन की और हमारा आंसर तो पॉलिनोमियल में ही आएगा, उस पॉलिनोमियल को हम दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपना आंसर बाइनरी में देने के लिए। सपोज मैं इन दो की कोई मैनिपुलेशन करता हूँ, इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल में भी मल्टीप्लाई करता हूँ, और मेरा आंसर आ जाता है x x x3 प्लस x2, सपोज मेरा ये आंसर आ जाता है प्लस 1, ये मेरा आंसर आया, सपोज ये मेरा आंसर है। अब मैं कहता हूँ यार मैंने तो बाइनरी नंबरों का आंसर मुझे चाहिए था बाइनरी में, तो ओके, आई कैन ऑलवेज कन्वर्ट दिस पॉलिनोमियल टू बाइनरी। बैकवर्ड भी हो सकता है, नॉट ओनली के बाइनरी नंबर से पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं, पॉलिनोमियल से भी बाइनरी। इसका बाइनरी नंबर बताइए क्या होगा, इसके अगेंस्ट इसका बाइनरी। हाँ, ये देखिए x0 के अगेंस्ट 1 है, x1 के अगेंस्ट कुछ नहीं है, x1 नहीं है तो 0, x2 इज प्रेजेंट तो 1 है, 1 x3 है। इज आल्सो प्रेजेंट 1 है, तो ये हो जाएगा 1 1 1, आ जाएगा। ठीक है। तो सपोज हमने इन दो नंबरों की कोई मैनिपुलेशन की, और सपोज उसको हमने पहले पॉलिनोमियल्स बनाया, इस इससे कैलकुलेशन कर ली,
अगर आंसर ये आया तो इसको दोबारा हम बाइनरी में बता सकते, ठीक है? ओके। अब जो हम पॉलिनोमियल का जब हम कर रहे थे कैलकुलेशन, तो हमने उसमें दो चीजें सीखी। पॉलिनोमियल की कैलकुलेशन करने में हमने 2 पॉइंट सीखे थे। एक ये कि अगर पॉलिनोमियल्स को हम ऐड करते हैं, पॉलिनोमियल हम कह रहे हैं बाइनरी नंबरों के पॉलिनोमियल, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 1 और 0 ही कोएफिशिएंट हैं, जैसे कि ये एग्जांपल थी। अब इसके अंदर तो 2 भी था, हमने ये नंबर लिए थे। हम वो पॉलिनोमियल, क्योंकि बाइनरी नंबरों की है, तो पॉलिनोमियल्स में या 1 होगा या 0 होगा। जिसका 1 होगा वो टर्म मौजूद होगी, जिसका 0 टर्म मौजूद नहीं। तो अब हमारी सारी पॉलिनोमियल्स इस तरह की हैं। अब ऐसी अगर पॉलिनोमियल हैं, इनको कैलकुलेट करने का तरीका हमें मालूम है कि इन्हें अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता था इन पॉलिनोमियल को, तो हम इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका एक्सक्लूसिव और ले लेते थे और हमारा आंसर आ जाता था। हमने ये प्रूव किया कि ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना इज इक्वल टू एक्सक्लूसिव और एक्शन। ये हमने डिटेल से देखा था कि क्यों है। तो अब हमें पॉलिनोमियल जब ऐड करनी है तो सेम पावर के नंबरों को, सेम पावर के x3 के साथ x2 नहीं, इसके अंदर आप ये 1 और ये 1 और x3 ये 1 और नीचे 0 है, और इनके सेम टर्म के नंबरों को कोएफिशिएंट का एक्सक्लूसिव और ले लेते थे, ठीक है? ये पॉलिनोमियल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आंसर ये था। फिर हमने कहा पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब हम मल्टीप्लाई करते पॉलिनोमियल तो हमें पता है कई दफा फिर हमारे आंसर इस तरह के आ जाते हैं, जैसे मल्टीप्लाई किया। अगेन मल्टीप्लाई करके फिर टर्म्स जब आ जाएं, वो टर्म्स आपस में ऐड हो रही होती हैं। तो टर्म्स का ऐड करना हम पहले ही सीख चुके हैं कि एक सी पावर के टर्म्स को ऐड कैसे करते हैं, तो हम फिर उसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर निकाला था। तो हमने पॉलिनोमियल को जिनके कोएफिशिएंट सिर्फ 1 और 0 हैं, ऐसी पॉलिनोमियल्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सीखा था। ओके। इसमें एक इशू आया था। इशू ये आया था कि ये जब दो पॉलिनोमियल थी तो हमने इन्हें ऐड किया। ये आप इसको एक्सक्लूसिव ऑड से कर सकते थे, हमने हम ऑड से किया तो फिर ये 0 हो जाएगा ये टर्म। आप एक्सक्लूसिव और से करेंगे तो ऐड का असल में आसान है। एक्सक्लूसिव और से आप करेंगे तो आप कहेंगे ओके x3 ऊपर है नीचे कुछ नहीं है, तो 1 और 0 का एक्सक्लूसिव और इज 1, तो ये आ गया। फिर आप कहेंगे x2 इसका 1 है, नीचे भी x2 है 1 है, तो इन दोनों का एक्सक्लूसिव और 1 और 1 का 0 होता है। इसमें अक्सर जब ऐड करना होता है तो एक जैसी पावर वाली चीजों को आप कैंसिल कर देते हो। जब भी कभी ऐड करना है तो आप आराम से कैंसिल कर दो। लॉन्गर वे वॉज कि आपने x2 और x2 को ऐड किया, 2x2 आया, फिर इसका मॉड 2 लिया, फिर ये 0 हुआ, फिर ये 0 हो गया। हमें आसान क्या है कि एक जैसी पावर वाले नंबर जब ऐड होते हैं तो दे गेट कैंसिल जब भी। उसके बाद ये रह गया x और ये रह गया 1, तो ये एडिशन हो गई। जब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमने देखा है क्योंकि सब्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ता, सपोज यहाँ माइनस भी हो तब भी हम इनको माइनस के बजाय वी कैन ट्रीट देम एज एक्सक्लूसिव और ही ले, हम कोई माइनस की परवाह ना करें, हम इनके एक्सक्लूसिव और ही ले तब भी वही रिजल्ट आता है। ये हमने सीखा। फिर इशू आया कि पॉलिनोमियल्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, ये हमें आता था। इसमें जरा सा मसला ये आ गया कि अब हमारा वर्ड का साइज एक हमने तय किया होता है। फर्स्ट को इस केस में अगर x3 हाईएस्ट है, सपोज हमारा वर्ड साइज इस केस में x0 से लेकर x3 तक 4 बिट वर्ड था। हमारा 4 बिट वर्ड या पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर x3 तक होनी चाहिए, सपोज इस केस में हमारा ये क्राइटेरिया था। तो जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो अब जो हमारा आंसर आया ये तो x5 तक जा रहा है, ये तो बन जाएगा 6 बिट वर्ड बन जाएगा। तो हमारा तो रजिस्टर साइज और हमने तो डिफाइन किया है कि हमारे वर्ड का साइज तो ये है। तो जब मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर अपनी पावर की रेंज से बाहर चला जाए
तो हमें इसको भी मॉड्यूलस अप्लाई करके दोबारा रिमाइंडर लेवल पे छोटा करना होता है। जिस तरह हम इंटीजर मैथ्स में मॉड अप्लाई करते थे एक इंटीजर नंबर का, अब यहाँ पॉलिनोमियल में हम इस पे मॉड अप्लाई करेंगे एक पॉलिनोमियल लेवल का। हम कह रहे हैं एक पॉलिनोमियल mx है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर आएगा वो हमारी इस रेंज में होगा। अच्छा, उस रेंज में रिमाइंडर को रखने के लिए ये जरूरी है कि हमारा ये जो mx है, ये जिससे हमने डिवाइड करना है, उसकी पावर इससे, ये जो हमारा x3 तक की टर्म थी, उसकी पावर इससे एक ज्यादा हो, यानी वो x4 पावर की कोई चीज हो, x4 पावर की कोई पॉलिनोमियल हो, आगे जो भी टर्म्स है। उससे क्या होगा कि अगर हम इसको x4 वाली चीज से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर x3 के डोमेन में आएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा एक पावर कम होता है। तो इसको कहते हैं हम एक मॉड्यूलस पॉलिनोमियल या इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। ये चीज जो हमारे बड़े पावर के पॉलिनोमियल को दोबारा अपनी रेंज में वापस लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल या मॉड्यूलस पॉलिनोमियल हम कहते हैं। ओके, इज दैट ऑलराइट? क्यों जी, बोलिए। यस सर, यस सर। ओके, ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। तो अब अगर हमने ये सीखा है तो अब लेट्स हैव अ क्विज, नॉट क्विज जो आपने मैंने मार्क करना है वो आपने मार्क करना है। जस्ट सी के हमने ये चीजों को सब समझ लिया है, कैन वी नाउ ट्राई आवर लक ऑन दैट। तो वो अब आपको हमने ये एग्जांपल दिखाई थी कि ओके, ये एग्जांपल है। पहले हमने आपको पॉलिनोमियल लेवल पर ही ये चीज दे दी। ये मैं इसको हटा देता हूं। ओके, अब ये मेरी पॉलिनोमियल है। मैं चाहता हूं कि इन्हें मल्टीप्लाई, यहाँ साइन इस केस में मल्टीप्लाई साइन के साथ ये अब सर्कल डालते हैं, ऐड के साथ भी मल्टीप्लाई। जब हम gf2 टू द पावर n में कोई काम करते हैं और हम हमारी चीजें क्योंकि बाइनरी के डोमेन में है कोएफिशिएंट्स वगैरह, तो इसमें हम मल्टीप्लाई ऑफ पॉलिनोमियल के साथ ये सर्कल भी डाल देते हैं। ऐड ऑफ पॉलिनोमियल करनी हो तो हम ऐड का वो डालेंगे, ऐड का, और उस पर सर्कल डालेंगे अगर ऐड करना हो। ठीक है, अच्छा चले लेट्स डू दैट। पहले हम आसान वाला काम करते हैं, हम कहते हैं इन्हें ऐड करो। ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, इन्हें ऐड कीजिए और मुझे आंसर बताइए इन gf2 टू द पावर 8। कीजिए, ऐड करें और आंसर बताएं। सर इसको ऐड करेंगे तो x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। नहीं, वो वाले ऐड करना है साथ। हाँ, पहले हम ऐड करें प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x। नहीं, 2x की पावर 2 आएगा प्लस 2x आएगा। हाँ, 2x की पावर 2। आप इसको खुद लिख के कैलकुलेट कीजिए और मुझे फाइनल आंसर दीजिए। आई डोंट, हाँ मैं स्टेप्स तो मुझे भी पता है, फाइनल आंसर बताइए। विद मोड, विदाउट मोड सर। अच्छा, मॉड फंक्शन यहाँ दी हुई है, मॉड पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेकिन गुड न्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट में आपको मॉड पॉलिनोमियल की जरूरत नहीं पड़ती। ये है मॉड पॉलिनोमियल या इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, क्योंकि वो कभी भी पावर अपनी रेंज से बाहर निकलेगा ही नहीं। जो भी आपके ये हैं, इसमें x7 हाईएस्ट पावर थी, gf2 टू द पावर 8 है, तो ये x7 तक है अलाउड, और ये उसी के अंदर रहेगा। ऐड करते वक्त इट डजंट गो आउट पावर वाइज, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। यू डोंट नीड इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। हाँ, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्योंकि ये पावर बढ़ जाएगी और अब उसको दोबारा इस रेंज में लाना होगा, उस वक्त ये मॉड्यूलस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अभी पहले हम ऐड कर रहे हैं, तो बताइए आंसर।
सर जो दोनों का अगर हम एडअप कर रहे हैं ना, सबसे पहली पावर आ रही है x की पावर 12 प्लस x की पावर 9, क्योंकि हम जो है पहले जो 5 है ना, 5x सर को ऐड में पावर 5 क्यों नहीं ऐड सुने होती? 5 5x को मल्टीप्लिकेशन में ऐड मल्टीप्लाई होती है पावर। सुनने ना, 5x को हमने मल्टीप्लाई सॉरी एडअप किया 7 x की पावर 7 के साथ। इस तरह 1 बाय 1 फिर 5 को हमने किया 4 के साथ, 5 को किया 3 के साथ, 5 को किया 2 के साथ, 5 को किया x के साथ, फिर x की अच्छा पावर 2। इसको अच्छा इस तरह 1 बाय 1 सारे अच्छा किया, तो सबको एडअप करके आंसर ले लेंगे। ओके, व्हाट यू आर डूइंग इज मल्टीप्लाइंग द टू। मैंने आपसे कहा है ऐड, ऐड का मतलब क्या होता नहीं, है? ऐड करें सर, दोनों के ऐड कर रहे हैं हम। ऐड कर रहे हैं, आंसर ऐड बताइए हाँ, आंसर। पावर को आप ऐड कर रहे हैं हम। आप पावर को ऐड कर, मैं कह रहा जी हूं जी अगर आपको दो, एक पॉलिनोमियल ये है और एक पॉलिनोमियल ये है, ऐड दी टू पॉलिनोमियल्स एंड गिव मी द आंसर। इसके एडिशन का आंसर क्या होगा? ओके, जब आपने पॉलिनोमियल ऐड करनी है, एक तो ये होता है ऊपर नीचे लिख लें, सिमिलर पावर की जी चीजें, दूसरा जी। एक लाइन में लिख लें। ऐड में पावर्स ऐड होने का कोई सवाल ऐड नहीं है। पहली सर इसका पॉलिनोमियल, पहली पॉलिनोमियल आप एक्स की लिखेंगे, पहली पॉलिनोमियल जी लिखेंगे आप, और प्लस, अगर ये प्लस है उसके आगे दूसरी पॉलिनोमियल लिखेंगे, x7 जी प्लस x4 प्लस x3 प्लस x3 प्लस प्लस x2 x2 प्लस x। plus x, but this is the answer when you add the polynomial। देखिए पहली पॉलिनोमियल आप लिखते हैं, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल प्लस जी सेकंड जी पॉलिनोमियल, प्लस का ये साइन खुलेगा तो यही टर्म्स ऐसे लिखी जाएंगी। जी। आप कुछ भी नहीं सर करना। सिर्फ जो इसका आंसर आएगा वो x7 x5 x4 x3 प्लस 2 x स्क्वायर प्लस सर 2x। फिर एग्जैक्ट यही वैल्यूज आ जाएंगी, ये तो फिर इसका सर इसका आंसर आएगा x की पावर 7 x की पावर 5 x की पावर 3 प्लस 0 प्लस 0। x की पावर 7 x की पावर 5 x की पावर x की पावर 4 x की पावर 4 x की पावर 3, x की पावर 3, वेरी गुड। क्योंकि 2x की पावर अब फिर आगे 0 आएंगे दोनों। सर और इसका आंसर आएगा x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2x। प्लस, मैं तो वो वाला कर रही थी। अच्छा ओके, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। प्लस 2x। 2x। अच्छा चलिए, ये अच्छा हुआ कि ये भी आप ले आए। अच्छा, मैं जी जब जी ये जी मैं जब अगर करूंगा, जिस तरह हमने अब सीख लिया, हमने सारी चीजों को प्रूव करके, सब कुछ प्रूफ करके हमने सीख लिया। हमने ये सीखा कि ये बाइनरी कोएफिशिएंट के साथ पॉलिनोमियल्स को जब ऐड करना होता है तो हम इनको सिमिलर टर्म्स वाली चीजों में कोएफिशिएंट्स का एक्सक्लूसिव और लेते हैं। उसका मुख्तसरन तरीका ये है कि जितनी भी टर्म्स ऐड हो रही हैं, इनमें जो भी सिमिलर टर्म्स हो उन्हें आप कैंसिल कर दें। यानी ये मेरा आंसर था, मगर मैं कह रहा हूं मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं देखता हूं x5 कहीं और है, नहीं है, x2 कहीं है, कैंसिल कर दो। यस। उसके बाद मैंने देखा x, फिर x क्यूब तक वैल्यूज अच्छा, आएंगी। फिर मैंने कहा x कोई और है इसमें, यस, x को कैंसिल कर दो, क्योंकि ऐड a की पावर में 1 और 1 का एक्सक्लूसिव और 0 है। ठीक है, अच्छा, बाकी ये इसका कोई और नहीं है, इसका भी नहीं है, ये तो मेरा आंसर फिर ये वाला x7 x5 x4 x3 मेरा ये आंसर बना। अच्छा, अब यस सर। सेकंड आंसर जो बताया था उसमें ये जो चीजें हैं वो एक्चुअली ये हैं कि आपने x2 और x2 को ऐड किया है, जो कि बनता है, तो उसका आंसर 2x2 आता है। अच्छा, अब क्योंकि आपने कोएफिशिएंट पे mod 2 अप्लाई करना है, आपका ये 1 और 0 बाइनरी है, mod 2 का है आपके पास, तो ये 2 का मॉड लेंगे तो ये 0x2 हो जाएगा, तो ये इस तरह फिर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इस 2 का मॉड 2 लेंगे
तो ये भी मॉड, ये भी 0x हो जाएगा और इस तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इवन अगर आप ऐड करके और मॉड्यूलस लें तब भी यही आंसर आएगा। जो आप ये कर लें कि मैं एक्सक्लूसिव और ले रहा हूं तो मैं सिमिलर टर्म्स को कैंसिल कर दूं, तो एडिशन में आप सिमिलर टर्म्स कैंसिल कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा, ये आंसर। ओके, यस सर। ऑलराइट। अच्छा, अब दूसरा वाला काम जो हमने, अब हम कह रहे हैं इन दो को आपने मल्टीप्लाई करना है, जो फवाद कर रहे थे। अब इन दो पॉलिनॉमियल्स को मल्टीप्लाई करना है और ये बात सही है कि मल्टीप्लाई करने में क्योंकि पावर ऐड होगी, पावर बढ़ जाएगी, पावर इंक्रीज बढ़ जाएगी, इसलिए अबे हमें फिर उसको रेंज में वापस लाने के लिए ये मॉड्यूलस पॉलिनोमियल की जरूरत पड़ेगी रिड्यूस करने के लिए। अब ये काम आएगी। चलिए जनाब, दिस इज योर क्विज फॉर ऑल ऑफ यू कि आप इन्हें मल्टीप्लाई करें और ये इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इस्तेमाल करके उसको रिड्यूस करें। क्या मतलब कि आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड करोगे और जो बैलेंस डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द आंसर। ओके, चलिए जी कीजिए, ऑल ऑफ यू डू दैट, ऑल ऑफ यू डू दैट और मुझे उसका आंसर बताइए। पहला स्टेप, चलो पहला स्टेप ये है कि आप इन दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करो और मुझे उसका आंसर बताओ, फिर डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है? तो सर पहले वाले में मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है x की पावर 12, x की पावर 9, x की पावर 8, x की पावर 7, x की पावर 6, x की पावर 9 दोबारा, बस x की पावर, देखो x की पावर जो रिपीट हो रही है। होल्ड ऑन, जब मैं कह रहा हूँ इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉलिनोमियल आएगी वो बताइए, इसका मतलब है उसको उसमें जहां जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं वो खत्म करके आप उसका फिर तीन आ रही है सर, वो सिर्फ तीन आ रही है, x की पावर 12, 9 और सॉरी x की पावर 12, 7 एंड 2, बाकी सारी रिपीट होती हैं दो दफा। s की पावर 12 और फिर x की पावर 7, x की पावर 2, ये आ रही है, बाकी रिपीट हो रही है। अच्छा, is that the case? Everybody agrees with this answer? सबने कंप्यूट किया है? क्या है आपको ये आंसर मिल रहा है? जरूरी नहीं है सही हो, तो आप सब बताइए कि जब आपने मल्टीप्लाई किया इन दो पॉलिनोमियल्स को, डिड यू गेट दिस आंसर? एवरीबॉडी ट्राई, पेपर पे आप खुद ट्राई करें, क्योंकि देखिए ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा या आपको कहीं पर जब आपने AES को आपने इसके लिए कोड लिखना होगा तो फिर ये इशू आपको समझने होंगे। तो अब मुझे बताएं, एवरीबॉडी ट्राई दैट एंड टेल मी इज इट राइट और नो, इट मे नॉट बी राइट। चलिए बताइए। x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 5। अच्छा, अब आपका आंसर मैं लिख लेता हूँ, x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है। चले आप लिखा लें, आपने लिखा दिया अपना, आप बोले लिखाइए, बोले ना, x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 और प्लस x की पावर 7 x की पावर 6। एक मिनट दोबारा। ओके, अच्छा, एंड एवरीबॉडी एल्स, एंड वेयर आर आवर अदर फ्रेंड्स? मतलब आज तो कोई एग्जाम तो नहीं है, ये तो क्लास है, एवेल्युएशन नहीं हो रही, तो वेयर आर आवर अदर फ्रेंड? क्यों भाई अभी नहीं जागे? इट इज सो इम्पोर्टेंट टू लर्न दिस, और फिर इस पे और आगे की चीजें बेस करेंगी फिर जब हम
आपको कोई इम्प्लीमेंटेशन किसी सिस्टम की देंगे तो वहां ये काम आ रहा होगा। तो आई डोंट नो के दैट। अच्छा चले तो ओके एवरीबॉडी शहरियार डू यू विच आंसर यू एग्री विद शहरियार? शहरियार आपका माइक नहीं शो हो रहा। माइक आपने कनेक्ट किया है? सर कनेक्टेड नहीं है, डिसेबल्ड है कनेक्टेड? उसका माइक डिसेबल्ड है। अच्छा 3 बंदों का माइक डिसेबल्ड है और एक का सोफिया का है। नहीं, शहरियार का। मगर आपके पास चॉइस है ना, सबके सबके जी माइक जी अनेबल्ड है, आप कर सकते हैं जी अनेबल। नहीं मैं कह जी रहा हूँ जी, ये वो तो है। पिक्चर में शो नहीं हो रहा अनेबल डिसेबल के लिए माइक। नहीं नहीं, अब वो उसका उन्होंने अपनी डिवाइस से ऑफ किया हुआ है। वो ओके नीचे ओके ऑप्शन आता है कि उनको आपकी ओके आवाज भी नहीं जाएगी, उनको ठीक है। आपकी आवाज भी नहीं जा रही। सर अच्छा मैंने किया है हाँ, सर, उसके वो एक्स उन्होंने की अपनी पावर तरफ से 12। डिसेबल किया हुआ है। अच्छा अच्छा फजल कैन यू हेयर मी प्लीज? हेलो फजल। सर उसको आवाज नहीं जाएगी क्योंकि उसने अपनी तरफ से माइक डिसेबल रखा हुआ है। तो वो जो अपनी तरफ से करते हैं तो उनको फिर ना आवाज जाएगी ना आएगी। जब तक माइक शो नहीं होगा उनको आपकी आवाज नहीं जाएगी। अच्छा तो जी सर। इसमें सर तो मैंने फजल किया है सर, एक्स की पावर 12। नमान अहमद तो हो गया हूँ। अच्छा अच्छा मैं अभी आपका शैलेजा आई विल राइट दैट। अच्छा मगर फजल हेलो इवन फजल इज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। सर नुमान नुमान हेलो नुमान। नमान का भी माइक ऑन हुआ था, बंद हो गया। जी अच्छा ये इस पर करो आप फवाद, उस पर ग्रुप पे कहो कि भाई ये फजल को नुमान के प्लीज स्विच ऑन कनेक्ट एटलीस्ट लिसन। बोलना ना हो तो लिसन तो करो। अ, ठीक हो गया सर। हाँ ये काइंडली पीडीसी पे बोल दो ना सर, पीडीसी पे बोल दो। जी हमारा जो ग्रुप है पीडीसी और उसका है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है ठीक पीडीसी ठीक और सीएनएस का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो आप लोगों को उसकी वो नहीं है रियलाइजेशन। अच्छा ओके जी शैलेजा आप लिखा रही थी मुझे बताएं। यस सर, एक्स की पावर 12 जी प्लस एक्स की पावर 7 ओके ठीक है प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 6 एक्स ठीक की है पावर 5 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3। प्लस एक्स की पावर 3 ओके ये आपका आंसर है। हेलो हेलो
All right. Okay. Okay. Shaliza was telling the answer. Okay. So you had finished telling the answer, Shaliza? Okay, anybody else wants to try the answer for this multiplication of polynomial? ये आपके कॉलेज अलजेब्रा से ताल्लुक रखता है, इसका ताल्लुक हमारे इससे नहीं है। मल्टीप्लाइंग टू पॉलिनोमियल्स हम ये कर रहे हैं, तो बताइए कि क्या आप इन टू पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके व्हाट डू यू गेट एज द आंसर? हमारी पॉलिनोमियल जो हैं वो ये हैं। सर इसके ऊपर हम ये पावर के साथ मॉड किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे इसके? जी ये जो इसकी पावर आ रही है, जी जी, ये पावर इसके साथ इसको किस तरह मतलब कि इसका मॉड लेंगे, इसको आंसर लेंगे। अच्छा चलो लेट्स सॉल्व इट। ठीक है, ये जो हमारे पास जो आंसर आया ना x की पावर 12, x की पावर 7 एंड 2, जी जी इसके साथ हम जो आपने जो x की पावर 8 पॉलिनोमियल जो दिया है रिड्यूसिबल जो है, जी जी, जिससे हमने मोड लेना है, ये इसके ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं? हाँ, जिस तरह हम मॉड्यूलस नंबर का अप्लाई करते थे जब हम मॉड जी। लेते थे, तो जो मॉड्यूलस होता था हम उस मॉड्यूलस से डिवाइड करते थे और जो जी। रिमाइंडर आता था वो आंसर होता था। ठीक है, जी। यहाँ वही काम पॉलिनोमियल लेवल पर होगा कि ये वाली जो भी पॉलिनोमियल है, अभी हम इसको डिसाइड कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर है उसको मॉड्यूलस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब ये रेंज से बाहर चला गया है। हमारी रेंज तो x7 तक थी मैक्सिमम, तो अब ये पावर बाहर चली गई है, तो अब हम ये मॉड्यूलस मॉड अप्लाई करेंगे, मॉड पॉलिनोमियल। इसका मतलब है जो भी कुछ ये आंसर हमारा आया है मल्टीप्लाई करके, उसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर, यहाँ इसको डिवाइजर में लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, और फिर जो हमारा आंसर होगा इधर क्वोशंट आएगा और यहाँ हमारा रिमाइंडर पॉलिनोमियल आएगा, रिमाइंडर पॉलिनोमियल। तो जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल होगा वो आंसर होगा। और क्योंकि हम जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर x8 है, तो हमारा रिमाइंडर पॉलिनोमियल लाजमी x7 मैक्सिमम पावर में होगा। मैक्सिमम पावर x7 होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उससे जब तक उससे ज्यादा पावर या उसकी इक्वल पावर चलती रहेगी हम डिवाइड करते रहेंगे, तो रिमाइंडर की पावर x7 मैक्सिमम होगी। और वो फिर मैंने हमारे, बताया था वो ठीक था। अच्छा वो अभी हम चेक करेंगे, ट्वेंटी उसको हम अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों आंसर्स को पहले, मगर हम अब उससे अगले स्टेप पे थे। क्वेश्चन ये था कि अगर इनमें से कोई भी आंसर, व्हाटएवर आंसर इज करेक्ट, उसकी हाईएस्ट पावर 12 है, तो अब नाउ इट हैज गॉन बियॉन्ड द रेंज ऑफ GF2 टू द पावर 8। GF2 टू द पावर 8 में हाईएस्ट पावर 7 हो सकती है पॉलिनोमियल की। तो अब मल्टीप्लाई करने से अगर x12 आ गया है तो वी हैव गॉन बियॉन्ड द रेंज। अगर हम बियॉन्ड द रेंज चले गए हैं पावर में, तो अब हम ये मॉड जो हमारे पास फंक्शन है, ये मॉड्यूलस फंक्शन है, इसको इस्तेमाल करके हम इससे डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। जिस तरह हम इंटीजर नंबर में मॉड्यूलस अप्लाई करते थे, यहाँ हम पॉलिनोमियल लेवल पे मॉड्यूलस अप्लाई करेंगे। ठीक है, जी सर। यस सर। ओके, अब ये रह गया कि हम देखेंगे इनमें से कौन सा आंसर सही है, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। आगे इसकी डिटेल में कैसे कैलकुलेट करना है, असल में हम सबको ये देखना चाहिए कि व्हाट इज अ गुड वे ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर सच केसेस जिनके कोएफिशिएंट्स बाइनरी होते हैं। तो इसका सिंपल तरीका यही होता है पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन में कि इनमें से आमतौर पे जिसके टर्म्स की तादाद कम है वो आप पहले ले लें, उनको बारी बारी लें। जैसे ये x, हम इसकी टर्म्स कम थी तो इसको हम बारी बारी लेते हैं कि x5 मल्टीप्लाइड बाय ऑल दिस, x5 जी
ये x5 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड पॉलिनोमियल प्लस ये x2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड पॉलिनोमियल प्लस x मल्टीप्लाइड बाय सेकंड पॉलिनोमियल। ये आप देख रहे हैं ये चीज? जी सर देख रहा हूँ। ओके, तो अब इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब जब टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड होती है, तो 5 और 7 वाले को मल्टीप्लाई किया 12 आ गया 9, ये 8 7 जो डबल डबल आ रही है उनको कैंसिल कर देंगे तो अभी सर मैं ये जो मैं कह रहा था ना, जो 9 नहीं आ रहा इस वजह से वो रिपीट हो रही है, रिपीटिशन बन रही है। बिल्कुल। और फिर ये मैंने दोबारा किया था जी, ये फिर सारी मल्टीप्लाई की, फिर ये सारी मल्टीप्लाई की, तो एक लाइन में ये सारी टर्म्स अब आपके आ गई। मल्टीप्लिकेशन का आंसर वन कंटिन्यूस आंसर ऑफ ऑल टर्म्स आ गया। अच्छा, जब ये आ जाता है तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी सहूलत है काम करने की इसमें कि हमें पता है, क्योंकि ये या हम ऐड करते वक्त एक जैसी पावर का एक्सक्लूसिव और लेते हैं, तो जब भी दो टर्म्स एक जैसी पावर की होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। तो हम एक एंड से स्टार्ट ले रहे हैं x12, इज देयर एनी अदर x12? नो, ये रहेगा। x9, एनी अदर x9? यस, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। ओके। x8, यस, एनदर x8 कैंसिल। x7 नहीं है, x7 नहीं है, ओके, सिलेक्टेड। x6 6 है, 5 भी है, ओके, कैंसिल्ड। मेरी दो गल दो 5 कैंसिल्ड, 4 कैंसिल्ड, 3 कैंसिल्ड, 2 नहीं है ये, बस। अच्छा, मेरा आंसर ठीक था। तो अब हमारे पास x12, x7 और x2। लास्ट में का मोड ले लेना है। जी जी, फजल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरी पहले आपकी आवाज आ रही थी लेकिन मेरे वो नेट इशू आया हुआ था। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। आप लोग, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और जी आप में से काफी लोग माशाल्लाह काफी ज़हीन हो, मगर आप लोगों को जब तक नई चीज सीखने के मौके पर इन्वॉल्व नहीं होगे तो फिर वो जहानत, इसमें हम जहानत आपके इस्तेमाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, हम आपका नॉलेज और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमने ये वाला आंसर आप ही लोगों की मदद से किया है, बट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, ओनली देन यू विल लर्न। मैथ्स में असूल ही है ये। तो अब आपकी बात सही है कि अब इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर जो आया है उसकी पावर, क्योंकि हमारे gf टू द पावर 8 की रेंज, gf टू द पावर 8 में हमारी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर x7 हो सकती थी, ये x12 तक चला गया है। इसको दोबारा x7 में लाने के लिए हमें इसका जो मॉड फंक्शन है उससे डिवाइड करना पड़ेगा जो गिवन था, और फिर उसका रिमाइंडर इस रेंज में होगा। तो अब हम ये अब हमें ये डिवीजन करनी है, ओके। डू द डिवीजन। हमें नहीं पता, आप सपोज करें कि आपको आंसर यहाँ तो मैंने दे दिया था, अब हमें ये डिवीजन करनी है। ये आपने मल्टीप्लाई करके ये चीज फाइंड की थी, अब हम कह रहे हैं कि इससे आप डिवाइड करेंगे और आपको रिमाइंडर पता चलेगा। अब बताइए, ये डिवीजन कीजिए और मुझे रिमाइंडर बताइए। बल्कि दोनों चीज, आंसर, सिर्फ आंसर पहले कीजिए और फिर मुझे क्वोशंट का आंसर और रिमाइंडर का आंसर, आपने आंसर बताया। ये जो आपने ये सामने जो दिख रहा है ये वाला, जो आपने पहले कटिंग करके 7 की पावर h की पावर 7 प्लस h की पावर 5 प्लस h की पावर 4, ये वाला करना है ना सर? जी जी, यही वाला। ऊपर वाला 12 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 2 वाला करना है। मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया x12 x7 अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला ठीक है सर, मैं अभी आपको करके देता हूँ। x12, ये x12 है, ये x7 है और ये x2 है। ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर से, इस फंक्शन से जो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल या मॉड्यूलस पॉलिनोमियल है, और हम कह रहे हैं बताइए क्वोशंट का आंसर क्या है और रिमाइंडर का आंसर क्या है। सिर्फ हो गया
बताइए क्वेश्चन। सर क्वेश्चन के x की पावर 4 + 1 आ रहा है। ओके, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो मेरा x की पावर 5 + x की पावर 3 + x की पावर 2 + x + 1। 3 + x की पावर 2 2 + x + 1। x + 1। अच्छा, अब एवरीबॉडी शुड चेक, क्योंकि हमने देखा है कि जरूरी नहीं होता कि हमेशा आंसर सही हो। हाँ, चेक करके वोट कीजिए कि ये और ये क्या सही है या इनमें से कोई चीज गलत है। सही है तब भी बताइए कि है, और गलत है तब भी बताइए कि गलत है। सही। तो बताएं, चेक करके बताइए। सर मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। कीजिए, नो प्रॉब्लम, वी वेट। नुमान अहमद चैट में मैसेज कर रहा है कि वो पीसी से ऑन है, उसको आपकी आवाज आ रही है और उसने आपको ऊपर आंसर भी दिया हुआ है जो आपने क्वेश्चन किया था। अच्छा, उसका आंसर, माइक नहीं है, पीसी से ऑन। अच्छा, ओके ओके, ऑलराइट, चलिए। मगर आंसर किधर है? वेयर कैन आई सी द आंसर? सर चैट में उसने ओके, दिया था, वो जो आपने मल्टीप्लाई का उससे पूछा था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, चलो, गुड गुड। बड़ा ज़रूरी है आप लोगों को इसको अटेंड करना। देखिए, इसमें तो कोई इम्तिहान नहीं हो रहा, कोई आपसे ओरल एग्जाम नहीं लिया जा रहा, तो ये तो लक्ष्य है कि आराम से बैठ के सीखें। चले, बताइए, बताएं क्या कहते हैं आप लोग। ओके, चलिए, लेट्स सी कि कैलकुलेट, ये जो आंसर है सही है कि नहीं। ये हमने कैलकुलेशन की है और x4 + 1 है और ये x5 3 2 है, सही है। और ये कैलकुलेशन थी जो हमने की थी, ये आपका x12 x7 और x2 था पहले, बिल्कुल सही है। x4 से आपने इसको किया तो आपके ये लाइन आई। हमें ये इसमें लाइन आ जी, हमें कोई सब्ट्रैक्शन और उसके इशू की नहीं है, हमें एक्सक्लूसिव और लेने हैं। हाँ, जो सेम होगा उसको काटना जो है। सेम वाले हैं वो कैंसिल हो गए और बाकी वाले यहाँ लिख दिए। रिमाइंडर। सर अब यही आंसर है। x8 है तो x8 से ये 1 पे है, ये लिख दिया। इसमें भी एक जैसे टर्म्स काट दिए तो हमारा ये रह गया, तो इसका आंसर हमारा ये आया। अच्छा, सपोज मैं आपसे कहता हूं कि यार मैंने तो बाइनरी का कैलकुलेशन कर रहा था, आई डोंट लाइक आंसर इन पॉलिनोमियल, गिव मी आंसर इन GF2 to the power 8। मेरी ये कैलकुलेशन GF2 to the power 8 के लिए थी, GF2 to सर इसको हम लोग उसमें कन्वर्ट करेंगे ओके, बताइए क्या और आंसर फिर होगा। उसकी पावर ले लेंगे। नहीं, अब ये आपका आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं ये कह रहा हूं, आई डोंट लाइक आंसर इन पॉलिनोमियल, आई वांट इट इन ए बाइनरी वर्ड ऑफ GF2 to सर the 2 power की पावर 5 आएगा क्या? 8। जी, क्या? 2 की पावर 5। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आंसर मेरा आया है बाइनरी में, वो सॉरी यस सर। पॉलिनोमियल में आया है, मैं इसी आंसर अच्छा, को लिखना चाहता हूं बाइनरी में, बिट्स। बाइनरी में तो सर ये आएगा 1 बाइनरी नंबर बताएं। 1, x5 की जगह पे 1, x4 की जगह पे 0, x की पावर 4 की जगह पे 0 आ जाएगा क्योंकि वो है ही नहीं। सही फिर है, x पावर 3 की जगह पे 1, ओके, फिर 1, फिर एक और 1। ओके, तो जो 1 है उसकी जगह पे x की पावर 0 आ जाएगा, यानी कि 1 ही आएगा, एक और 1 आएगा। तो इसको आपने बाइनरी में किया तो ये लिखा, ठीक है, सही है, Yes. बिल्कुल सही किया। एक्सेप्ट एक छोटा सा पॉइंट है कि आपने ये तय करना है कि आपका कितने बिट का वर्ड है। तो अगर ये 2 to the power 8 का मैथ्स आप कर रहे हैं तो आपके बाइनरी वर्ड्स 8 बिट के होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अच्छा, है कि आपकी एडिशन 8, इस पे। यू हैव टू फिल 8 पोजीशंस। इत्तेफाक से इसमें सर ये 6 है। यहाँ तक 6 फिल हो गए थे सारे, आपने सारे अकाउंट फॉर किए हैं,
मगर आपके पास अभी 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं, वहां कोई टर्म नहीं थी इसलिए नहीं लिखा हुआ, तो वहाँ 0 0 मेंशन कर देंगे। यहाँ 0 ये लाजमी है। 0 अब हो गया 8। ठीक है, तो आपका जितने जीएफ, जितने साइज का जीएफ है वर्ड आपके उस साइज के होंगे। ठीक है, उस साइज के बने। अच्छा, अब मैं अगर आपको ये सवाल दूं, कैन यू डू दैट? सर इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के बाद करेंगे इसको सर। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो सिर्फ क्या करना रह गया कि आपने पहले इनको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, फिर पॉलिनोमियल का मैथ्स आपको आता है उसे यूज करना है, और फिर आपने आंसर। अच्छा जरा मल्टीप्लाई करना है और फिर तो आप चलिए इसके पॉलिनोमियल्स बता दीजिए मुझे। चले फिर बताइए क्या किन पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या है ये बताइए। सर 0 1। सर ये पहले वाला जो है वो जाएगा x की पावर 7 से लेके x की पावर 0 तक। कौन सा? ये वाला? तो वो आएगा, ये वाला बता रहे हैं? जी बताएं। नो सर, दूसरा वाला। ये वाला? अच्छा बताएं। यस सर। इसकी पॉलिनोमियल मुझे लिखा है, बस पॉलिनोमियल लिखा दें। तो इसका पॉलिनोमियल आएगा x की पावर 5, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे, प्लस x की पावर 2 प्लस x। ओके, ऑलराइट। इसका सर ये सेकंड वाले का आएगा, इसका पॉलिनोमियल ये बन गया। ठीक है, इसका सेकंड वाले का आएगा x की पावर 7 ओके प्लस x की पावर 4, ओके x की पावर 3, ऑलराइट x की पावर 2 ओके प्लस x। ऑलराइट। और इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है इसमें, वो भी बाइनरी शक्ल में है। ये क्या है? सर इसको भी करते हैं। सर ये हमारा इसमें जो इसने पहले वाला बताया ये तो हमारा आएगा इसमें, इसका आंसर आएगा x12 प्लस x7 प्लस x2। ये सही है जी? अरे x की जी पावर सर, इसने 8 पहला आएगा। वाला जो लिखा है वो सही है, दूसरा वाला मैं देख रहा सही हूँ। है सर, इसका आंसर आएगा x12 प्लस x7 प्लस x2। अच्छा नहीं, अभी मैंने सर इसका मैं बता रही हूँ सर, ये है x की पावर 8 एक सेकंड। ओके देखो, अभी क्वेश्चन ये है, पॉलिनोमियल वाला फिलहाल मैंने आपको सॉल्व करने का अभी तो नहीं कहा, मैंने कहा है कन्वर्ट कि करने का। मैंने बाइनरी में अब आपको प्रॉब्लम दे दी है बजाय पॉलिनोमियल के, और आपको हल करना पॉलिनोमियल में आता है, तो आप इन बाइनरी वालों को पॉलिनोमियल्स में मुझे बताएं क्या होंगे, इसको भी बताएं। थर्ड वैल्यू आएगी x की पावर 8 ओके प्लस x की पावर 4, ओके x की पावर 3, ऑलराइट x की पावर 1 यानी कि x, ओके और एक आएगा प्लस 1। ठीक है, तो आपने मुझे इन 3 बाइनरी नंबर्स जो थे, बाइनरी वर्ड्स जो थे GF टू द पावर 8 में, और एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का जो बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन थी, उसकी आपने पॉलिनोमियल्स बना के मुझे बता दी हैं, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम पॉलिनोमियल में सॉल्व करना आता है, डायरेक्टली इन नंबरों में आपको सॉल्व करना नहीं आता। तो आप कैलकुलेशन इस पॉलिनोमियल में करोगे, ये मल्टीप्लिकेशन की और रिडक्शन की, और फिर जो आंसर आएगा उसको आप दोबारा बाइनरी में लिख सकते हो जैसे कि आपने अभी किया। ठीक है, यानी कन्वर्जन होगी इसके अंदर। हाँ, हमेशा, बिकॉज यू नो द पॉलिनोमियल मैथ्स, और आपको हल करना है बाइनरी नंबर्स का, तो आप हमेशा बाइनरी नंबर को करने के लिए पॉलिनोमियल में करोगे, कैलकुलेशन करोगे, जब आंसर आ जाएगा उसको दोबारा बाइनरी में लिख लो और आपका मसला हल हो जाएगा। ओके, इत्तेफाक से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन वाज सेम। इट वाज ये जो मैंने आपको ये दिया था, मैं उसको इस तरह भी क्वेश्चन को आपको दे सकता हूं, और यही क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह दे दिया, बाइनरी में भी दे सकते हैं। तो आपको मैंने बाइनरी में दिया, तो आपने जब कन्वर्ट किया आप देखोगे कि ये इक्वेशन वही है जो वहां थी, ये दूसरी भी वही है और तीसरी भी वही है। तो इट एक्चुअली मेंट कि ये काम करो,
और इस काम करके जो ये फाइनल आंसर आया था, इसको आपने मुझे फिर बाइनरी में बता दिया था कि भाई ये आंसर है जो हमने लिखा था 0 0, और फिर इस तरह आगे सारी चीजें लिखी। ठीक है, ओके। नाउ यू हैव लर्नड all the methods you needed for GF2 to the power n, and that is used in AES, and we are through with that, so we are ready कि अब हम AES को शुरू कर दें। फायदा ये होता है ये मैथ पहले सीखने से कि जब आप AES करोगे तो you will move fast। ओके, अब हम AES एल्गोरिथम पे आना चाहते हैं। उसके लिए पहले उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पे देखेंगे हम AES का मामला कैसे आया। ऊपर जैसे यहाँ बना हुआ है कि यहाँ पे तो डीएस था हमारा, ये हम तो डीएस से काम कर रहे थे। ये पहले जो आपने सीखा है डीएस, एक स्टेज पे डीएस को कुछ प्रॉब्लम आए और फिर लोगों को जरूरत महसूस हुई कि यार डीएस में प्रॉब्लम आ रहा है, अब क्या करें। तो उन्होंने उसके लिए एफर्ट शुरू की और उन्होंने कहा एक और नया बनाते हैं, और वो एईएस बना जिसको हम सीखेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम देख लेते हैं कि एईएस कैसे आया। और उसका ये बेसिकली था कि डीएस पर भी इवन टिल टुडे जो डीएस था उसको अलजेब्रिक अटैक से लोगों ने ब्रेक नहीं किया है। अब तक डीएस अलजेब्रिक अटैक से ब्रेक नहीं हुआ। छोटे मोटे एक आध बिट पर लोगों ने मैनिपुलेशन करके कहा है कि हम इस बिट को एक बिट कम कर सकते हैं, जैसे की 56 बिट्स है तो वो कहते हैं हमने ऐसा मेथड मालूम कर लिया कि 55 से काम हो जाएगा, इस तरह। लेकिन अप टिल नाउ अलजेब्रिक अटैक जैसे आपने एफाइन में सीखे थे कि दो लीनियर इक्वेशन बनाई और उनको सॉल्व किया तो आपने की निकाल ली, इस तरह के अटैक्स काफी किए जाते हैं एल्गोरिथम्स पे। डीएस पे भी किए गए बट नो सक्सेस। लेकिन हुआ क्या, डीएस एक स्टेज पर जब प्रोसेसिंग पैरेललिज्म बढ़ा और प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई तो लोगों ने इसको ब्रूट फोर्स अटैक से ब्रेक कर दिया। जो आप हर रोज ब्रूट फोर्स अटैक का करते रहते हो, इट इज दैट जो समटाइम्स कम्स फॉर हेल्प टू ब्रेक इट। ओके, तो ब्रूट फोर्स अटैक में ये हुआ कि लोगों ने जब पैरेललिज्म को यूज किया तो उन्होंने स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर्स लार्ज नंबर में एसिक की शक्ल में बनाए और ब्रूट फोर्स अटैक ट्राइंग ऑल द कीज वाला ऑप्शन किया, और फिर उन्होंने टाइमिंग स्टार्टेड डिक्रीजिंग, कंपटीशन हुए लोगों के वर्ल्ड वाइड। पहले हुआ कोई नंबर ऑफ डेज पे आया सोल्यूशन, लोगों ने जीता कंपटीशन, फिर वीक पे आया, फिर आवर्स पे आ गया। लास्ट कंपटीशन जो हुआ उसमें प्रोबेबली 10 आवर्स पे उन्होंने इसको ब्रेक किया। जब उन्होंने 10 आवर्स पे ब्रूट फोर्स से किया तो एवरीबॉडी सेड ओके डीएस इज नो मोर सेफ, अब क्या करें। उसके लिए दे वर इन रियल ट्रबल, क्योंकि इट्स नॉट सो इजी कि आप कहें यार एक पब्लिक एल्गोरिथम फेल हो गया, ओके दूसरा उठा लो। देयर वाज नो एल्गोरिथम रेडी, अब क्या करें, सीरियस ट्रबल। So people started working on a new algorithm worldwide और उसका नाम ultimately AES होगा। लेकिन अब इंटरिम टाइम में क्या करें, देयर इज ए प्रॉब्लम, पिछला ब्रेक हो गया है, आगे का मौजूद नहीं है, व्हाट शुड वी डू। सो पीपल सेड ट्रिपल डीएस। उन्होंने कहा कि यार डीएस को अगर 3 दफा सीक्वेंस में इस्तेमाल करें तो हम की का साइज बढ़ा लेते हैं और हम अटैक का प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ऑल्दो इससे ये स्लो होगा बट वी हैव टू लिव विद इट। तो लोगों ने ट्रिपल डीएस बनाया इंटरिम टाइम के लिए, और दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ एईएस। ये वर्किंग शुरू हुई, देखो कितना लंबा प्रोसेस होता है। यूएस के निस्ट जो उनका है नेशनल अदारा ये सिक्योरिटी के लिए, उसने न्यू साइफर के लिए 1997 में कॉल इशू की इसके लिए पैरामीटर्स बता के, और फिर जून 98 में 15 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए उस पैरामीटर्स पे, उस पे फिर प्रोसेस हुआ। फिर अगस्त 99 में 5 शॉर्टलिस्टेड हुए और फिर उसकी वो हुई फर्दर, और फिर फाइनली रैंडोल्फ के नाम का जो एल्गोरिथम था, ये दो बनाने वालों के नामों का जॉइंट है, पहला हिस्सा एक का है दूसरा,
तो इनको ज्वाइन करके नाम है। इन्होंने ये कंपटीशन फाइनली विन किया और अक्टूबर 2000 में एज ए AES ये वाला एल्गोरिथम रेंडॉल सिलेक्ट हुआ। उसको फिर डॉक्यूमेंट करने पे काम शुरू हुआ और नवंबर 2001 में ये एज ए डॉक्यूमेंटेड पब्लिक एल्गोरिथम बना। आप देखें 97 से 2001 ऑल द वर्ल्ड इन्वॉल्व, the best brains evaluating, attacking, comparing, specifying, shortlisting, इतना बड़ा प्रोसेस था और ये बड़े स्पीड पे किया गया तो इतनी देर लगती है। हाउएवर हम वो भी देखते हैं। इतने टाइम में ट्रिपल डीएस हुआ। ट्रिपल डीएस क्या था? ट्रिपल डीएस ये है। ट्रिपल डीएस में लोगों ने कहा कि हम डीएस को 3 दफा इस्तेमाल करते हैं। एक दफा डीएस का जो एनक्रिप्टर जैसे आप लोगों ने बनाया था और एक दफा डीएस का डिक्रिप्टर सीक्वेंस में लगाते हैं, फिर डीएस का एनक्रिप्टर लगाते हैं। इन 3 से एक प्लेन टेक्स्ट को हम गुजारेंगे, हर एक को एक अलग की देंगे, K1 यहाँ, K2 56 बिट्स यहाँ, 56 बिट्स यहाँ, फिर K3। अभी ये बाद में बताएंगे यहाँ क्यों लिखा है K3, K1 K2 K3। तो आपका की का साइज 56 into 3 हो गया, राइट? तो की साइज increased quite a bit। 56 into 3 क्या होता है? 168 बिट की होगी। तो ओके, दैट की वाज वेरी सेफ फॉर ब्रूट फोर्स अटैक और इस तरह ट्रिपल डीएस बना। अब आप ये देख सकते हो कि ये ना सोचिए कि अगर ये एनक्रिप्शन थी और ये डिक्रिप्शन थी तो इन्होंने कोई एक दूसरे को कैंसिल किया। कैंसिल नहीं किया, क्योंकि इधर एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, उस पर एक की अप्लाई हो रही है और उसकी जो आउटपुट है, यानी ये जो इनपुट थी, ये इनपुट उससे डिफरेंट है। जो की इस पे थी, ये की भी इस पे डिफरेंट है। तो एक डिफरेंट इनपुट पे एक डिफरेंट की के साथ ये डिक्रिप्टर अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसका असर यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा। असर जब कैंसिल होता कि अगर आपने इसी की से इसके साइफर को उस पर अप्लाई करते तो वो रिवर्ट बैक करके प्लेन टेक्स्ट दोबारा बच जाता। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए ये इसकी कंफ्यूजन और डिफ्यूजन जो हम चाहते हैं वो बढ़ता जा रहा है एंड इट इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स। यही काम इधर। जी सर, प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी कुछ पूछना है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने रखा है कि हम प्रोजेक्ट के फेज में उसको डिस्कस करेंगे आज। प्रोजेक्ट सर अगर आप थोड़ा सा बता दें, मतलब कि वो ये पूछना था उसमें कि जो मतलब अब 64 बिट का है तो वो तो थोड़ा सा मतलब कि जब हम लोग एस बॉक्स करेंगे तो एस बॉक्स में किस तरह से करेंगे? उसमें तो कॉलम और रोज आ रहे हैं इस तरह से। सर जो पहला जो मतलब 64 ब्लॉक्स है ना, हम एक ब्लॉक के लिए 8 बिट्स पहले यूज कर रहे थे। पहले 8 बिट का कर रहे थे, अब तो बड़ा हो जाएगा। 64 ब्लॉक से 64 करना हर बिट के लिए करेंगे तो बिट्स की लेंथ तो बहुत लंबी हो जाएगी और इस तरह फिर कोड भी लेंथी हो जाएगा। अच्छा, मुझे भी इसी तरह ही पूछना है। तो उसमें फिर एस बॉक्स भी यूज करेंगे तो एस बॉक्स भी बड़ा अच्छा ओहो अच्छा चलो लेट्स ओके ठीक है, वी कैन स्टॉप हियर एंड गेट टू आवर ओके। अच्छा देखो यहाँ ले लेते हैं और फिर इसमें कन्वर्जन है कि अगर हम 64 बिट वाले के जो ब्लॉक्स हैं उसको डेसिमल में लिख के फिर एंड में जो आंसर आएगा फिर उसको जो है हम मतलब कि कन्वर्ट करके वापस बाइनरी में कन्वर्ट एक सेकंड देखो, उससे हो जाए। एक सेकंड देखिए, बात सुने, मैंने आपको बार बार ये बात बताई थी, पहले तो ये आप बात समझ लो कि किधर गया ये। अच्छा, पहली बात तो ये है, मैंने आपको बार बार ये कही थी कि आपका जो 4 है और 5 दे आर वेरी सिमिलर, दे आर सेम, दे आर सेम। आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो कि पता नहीं कितना बड़ा हो गया वो बिल्कुल वही है, वही चीज है। फंक्शनैलिटीज वही यूज हो रही हैं। जी जी। अच्छा नहीं, फंक्शनैलिटी के अलावा जो आप साइज की वरी कर रहे हो ना, साइज, हाँ बात अच्छा, साइज है, वो नहीं है, वो नहीं है। देखो आपने 4 में जो कुछ बनाया है उसे देखते हैं। 4 में आपने पहले 4 को देखो, अगर 4 समझ आपको आपने सही 4 में आपने एक एनक्रिप्टर बनाया है,
एक एनक्रिप्टर बनाया है, उसके अंदर इधर ये की जनरेटर लगा हुआ है, की जनरेटर जी, इधर की आ रही है, इधर आपके 8 बिट्स आ रहे हैं, 8 बिट्स आ रहे हैं। प्लेन टेक्स्ट 8 बिट का आ रहा है, प्लेन टेक्स्ट, और इधर से साइफर टेक्स्ट 8 बिट का निकल रहा है। ये की आपकी यहाँ 10 बिट की आती है, ये की जनरेटर है, यहां पर आपका एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यही बनाया है आपने प्रोजेक्ट 4 में, ये बनाया है। सर और क्या बनाया है? दूसरा आपने डिक्रिप्टर बनाया है। जी, डिक्रिप्टर में भी आपके इसी तरह यहां एक की जनरेटर लगा हुआ है, की जनरेटर, उसको यही वाली की जो 10 बिट की है इधर प्रोवाइड कर रहे हैं आप, ये की वही है, और आप इसमें इधर ये जो सी ज्वाइन भी कर सकते हैं, यहाँ सी 8 बिट का फीड कर रहे हैं इसे, और इधर से पी 8 बिट का निकल रहा है, और यहां आपका डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। इन फैक्ट डिक्रिप्शन एल्गोरिथम डी इज नथिंग बट योर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, जिसमें आपने की खाली यहां पहले K2 अप्लाई कर दी है और फिर K1 अप्लाई कर दी है, और इस केस में आपने इधर से जो की थी पहले राउंड में K1 अप्लाई की है और दूसरे राउंड में K2 अप्लाई, बस। अदरवाइज ये भी सेम थे, देवर ऑल्सो सेम। ये आपने किया है प्रोजेक्ट 4 में। चले पहले हम इतने को देख लें, फिर हम उस पर जाएंगे। अब आपने क्या करना है? अब आपने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि यही जो बना हुआ है इसको बार बार इस्तेमाल करना है। देयर आर 64 या जो भी n हो, 64 ब्लॉक्स हैं, 64 ब्लॉक्स हैं, 64 ब्लॉक्स हैं। आपने पहले ये 64 ब्लॉक्स की एक लाइन है, यहाँ पे वो ब्लॉक्स की लाइन लगी हुई है। पहला ब्लॉक सर इसमें जो 64 ब्लॉक्स हर एक के हैं, तो इसमें जो हम प्लेन टेक्स्ट देंगे वो भी 8 के ही लेंगे। प्लेन टेक्स्ट वही रहे, ये सारा कुछ एज इट इज है। ये आप ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा ओके, चलो मैं समझा कि इसका जो प्लेन टेक्स्ट है वो हमने 64 बिट्स का लेना है। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा ठीक है। हूं। आपने ये जो बनाया हुआ था पहले से, अब आपने ब्लॉक एक सीक्वेंस में इस पे बारी बारी अप्लाई करने, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, इसी को इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली आपने क्या किया, जो आप बना चुके हो इसके आगे आपने एक इटरेशन का लूप डाला, इटरेशन लूप जो बार बार रिपीट करेगा, जो बारी इसको रिपीट करेगा। ये आपके पास एक अरे में आपने ब्लॉक डाल दिए, बारी बारी एक ब्लॉक इसको फीड करेगा, उसका रिजल्ट निकालेगा, रिजल्ट को भी एक उसमें डाल देगा, बारी बारी फिल कर देगा एक और अरे में। ये आज का आउटपुट का अरे है। तो पहले का आंसर आया उसने यहाँ डाल दिया, इसका आंसर यहाँ डाल दिया, दूसरे का इधर, तीसरे का इधर, और इसी तरह जितने भी थे ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी इनपुट का अरे था। इन अरे में से बारी बारी आपने एग्जिस्टिंग जो बनाया हुआ है प्रोजेक्ट 4 में उस पर पहले ये अप्लाई किया, आंसर निकाला, इधर डाल दिया, दूसरा अप्लाई किया, एक इटरेशन लूप सिर्फ आगे लग रहा है, और ये दो अरेज आपके बन रहे हैं, बस। नो चेंज, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, यू रीयूज योर कोड। आप इस हो गया, हो गया, मतलब सारा का सारा कोड वही है, सिर्फ सारा कोड वही है, सिर्फ एक लूप लगानी है बस, एक लूप। इधर भी यही काम है, यही काम इधर है, डिक्रिप्टर में भी यही चलेगा सारा, समझ आ गया। अच्छा अब सुनो, अब इसमें एक बात, इसको जरा प्रैक्टिकल लुकिंग जो हम कह रहे हैं कि यार ये जब बहुत सारे आ रहे हैं तो ये क्या होंगे, ये नॉर्मली हम कहना चाहते हैं कि कोई ये भी कोई प्रैक्टिकल चीज ले लेना। आप कहें कि भाई ये मेरे टेक्स्ट का सेंटेंस है, टेक्स्ट का सेंटेंस है, फर्स्ट को सेंटेंस था ही इज। अब हम चलो, आप फिलहाल स्पेसेस को छोड़ दो, स्पेसेस की वजह से आपको कुछ थोड़ा प्रॉब्लम, आप ज्वाइन करके लिखो ही इज अ गुड स्टूडेंट। चले, ही इज अ गुड स्टूडेंट। सपोज आपने ये बना लिया है,
जरूरी 64 का हो, आप सिंगल वर्ड के लिए भी कर लो तो काफी है, लेकिन चले, ही इज ए गुड स्टूडेंट। अब आपका ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 का है, 16 का है, चलो 16 का ले लें, जरूरी है 64, एन इज 16। 16 टेक्स्ट क्या सेंटेंस है आपका। आपके पास जो ये चीज है, ये एक वक्त में 8 बिट्स को लेती है। आपके लिए बेस्ट सर 2 दफा चलेगा? नहीं, 2 दफा नहीं। आपके लिए बेस्ट ये है कि आप हर इस अल्फाबेट को एक 8 बिट आस्की से रिप्रेजेंट करें। आपके 8 बिट आस्की या 7 बिट आस्की में ये नंबर जो होते हैं, ये कोई 4, सपोज आप, मैं ये सारे अगर लिख दूं उसमें स्मॉल या सारे कैपिटल में, वो डज नॉट मैटर। लेट्स से अगर मैं कह दूं ही, तो ये कहीं से शुरू होते हैं, आप देख लेना, ये शुरू होते हैं 3 1 या 4 1 से, प्रोबेबली 4 1 से ना, कोई एक 4 1 ये हेक्स में है, 4 2 4 3 ये हेक्स में है, जो कॉरस्पॉन्ड करते हैं आस्की में से ए बी सी डी, इस तरह। तो आस्की के एक लेटर के अगेंस्ट, टेक्स्ट लेटर के अगेंस्ट 8 बिट के नंबर आप लिख सकते हो। जैसे 4 1 का मतलब है ये आस्की है, तो 4 का मतलब हुआ 0 1 0 0, और ये 1 का मतलब हुआ 0 0 0 1। तो आप एक लेटर को एक 8 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो आस्की टेबल से। देयर आर आस्की टेबल्स गिवन। आपने कहीं ये आस्की का सुना है पहले? आस्की के बाद, हाँ, आस्की इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो ये एक टेबल बनी होती है, टेबल बनी हुई, आप कहीं पे भी जाएंगे वो टेबल बनी है, वो कहेगा a इज इक्वल टू दिस, ये हेक्स में है तो इसका मतलब है ये बाइनरी, b इज इक्वल टू दिस, c इज, इसको हम इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि अब हमारा हर इसका लेटर एक 8 बिट के नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है आस्की में, ठीक है। तो अब आप जब ये लेटर्स यहां फीड कर रहे हो तो एक्चुअली यू आर फीडिंग, पहले आपने h फीड किया, h का बाइनरी नंबर, 8 बिट नंबर h का आपने फीड किया, फिर आपने e का बाइनरी नंबर फीड किया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आपको ये आउटपुट्स मिली, ये आउटपुट्स को आपने इधर फीड किया और फिर निकाला, और फिर आपको जो या प्लेन टेक्स्ट में फिर आपको बाइनरी नंबर्स मिले, ये बाइनरी में, इसके आंसर तो बाइनरी में ही आएंगे। इन बाइनरी को आप फिर उस टेबल को कंसल्ट करके, और आप देखोगे कि यू गेट बैक द सेम सेंटेंस, ही इज ए गुड स्टूडेंट। तो नाउ इट मेक्स इट इंटरेस्टिंग।
All right. Assalamu alaikum, students. Hello. Can you hear me, please? Yes, sir. अच्छा. Yes, sir. I तो can hear you. अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. स्टूडेंट्स और किधर हैं भाई? क्योंकि हमने आज इन एडिशन टू एवेल्युएशन, जैसा कि पिछली दफ़ा तय किया था कि many people who have problem and they need more guidance, तो हमने कहा था कि हम हमेशा कहते हैं लैब के शुरू में कि हम पहले उन लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं कि जिनको कोई प्रॉब्लम है और वो हम गाइडेंस दे दें और फिर वो अपने प्रॉब्लम उस पर काम करते रहें ड्यूरिंग द लैब, पूछते रहें और फिर वो कंप्लीट अगर एंड में भी करते हैं तो हम उसको सबमिशन B2 कर लेंगे और उसको एवेल्युएट कर देंगे. तो ये ऑप्शन हमने रखा है और इसमें बहुत सारे लोग जो हर दफ़ा ईदर एट एग्जाम टाइम और एट क्लास टाइम और एट लैब टाइम वो कहते हैं कि सर हमें ये मसला है, बेसिक से पता नहीं चल रहा, कोड नहीं लिख सकते, ये नहीं हो सकता. तो वी गिव देम ए चांस एंड दैट इज दिस चांस कि ऑलराइट, आइए हम आपके साथ बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाकर चीज़ों को डिस्कस करना और उनको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं. तो लेट्स डू दैट. और उसके लिए ये है कि आप कौन ये करेगा? ओके, शहरियार आप ये कीजिए, आप यस सर. जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, प्लीज यस सर. उस पर करो. एक तो मैंने वो डाल दिया था कि इस ग्रुप पे हमारे हैं. आई होप कि यस सर. कंफ्यूजन नहीं है कि आज हमारे नहीं थ्योरी सर, इसमें कोई कंफ्यूजन. एक दूसरे ये कि अगेन यू में प्लीज पुट इट देयर कि वो लोग जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, वी आर होल्डिंग ए क्लास फॉर देम, उनको शुरू से सिखाने के लिए. तो दे मे ज्वाइन, मतलब ये खाली ठीक है कि आप लोग यू आर ए स्मार्टर ग्रुप एंड आप सारे लोग 100% मार्क्स लेते हो, जो भी मैं ये लिस्ट में देख रहा हूँ, बट वी हैव टू कैच ऑन एंड पुल दोज पीपल हु आर लैगिंग बिहाइंड. तो आई वुड लाइक कि क्लास के शुरू में मैं उनको एड्रेस कर लूँ, फिर वो उस पर काम करते रहें, जो उनकी डिफ़िकल्टी है हम उसको, और फिर हम आप लोगों को एवेलुएट करें. इनफैक्ट हम हर दफ़ा ये करते हैं, लेकिन एनीवे तो ये उस पर यार काइंडली आप उस पर डालो ग्रुप पे कि दोज पीपल नॉट फॉर एवेलुएशन है, उस पर डालो फॉर लर्निंग. हमारा पहला सेशन लर्निंग का हो रहा है, उसे ज्वाइन कर लें. एवेलुएशन के टाइम बेशक चले जाएं, ठीक है? ओके सर. बट टेल देम प्लीज ज्वाइन द लर्निंग सेशन, क्योंकि उन्हें कैच ऑन तो करना है वन वे और द अदर. ओके, प्लीज डू दैट ऑन माय बिहाफ. अस्सलाम वालेकुम सर. सर कर दिया मैसेज. ओके, थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम जी. वेलकम सर. सर ये लर्निंग के लिए आप लैब कर रहे हैं? जी, हम हमेशा हर लैब शुरू का हिस्सा हम आपके क्वेश्चंस और लर्निंग के लिए रखते हैं, ताकि आप कोई चीज़ें जो आपकी किसी वजह से आप नहीं कर सके हो, वो आप उस पे काम शुरू कर दो, और फिर हम उन लोगों को जो करके आ गए हैं उनको एवेलुएट करना शुरू कर देते हैं. तो यस, फर्स्ट पार्ट इज फॉर एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टीज ऑफ एनी लेवल. हम हमेशा ये कहते हैं कि आप जितना चाहो बेसिक लेवल पर चीज़ों को समझना, आपको लगता है कि आप लैग बिहाइंड कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसका वाहिद तरीका ये है कि यू हैव टू कम एंड आस्क. आई कैन नॉट गेस. अगर आप ऑफ करके घर में बैठे हुए हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ मुश्किल आ रही है, और उसको मैं आपको कैसे उस चीज़ को बताऊं, जब तक कि आप अपनी मुश्किल को बताओगे नहीं. तो ये लर्निंग का है. यस, इट इज़ राइट. एवरी लैब हम जहाँ जब ऑनलाइन से पहले भी करते थे तो हम ऐसे ही करते थे.
कि लैब के शुरू में आपको बहुत सारे मसले और उनके हल बताते थे, उस सेंस में ये सीक्रेट नहीं है। एक हफ्ते आपको चांस दिया कि आप उसकी थिंकिंग कर लें, कुछ स्टडी कर लें, प्लान कर लें, ताकि आपके जहन में क्वेश्चन हो। अब आप आए हैं, जो क्वेश्चन है वो आपने क्लियर किए, अपनी लैब करें। हम उन लोगों से जो करके आए हुए हैं उनके एवेल्युएशन कर लेंगे, और आप फिर जितना काम करेंगे वो आप एंड में B2 के तौर पे सबमिट कर सकते हैं। यही हमारा मैकेनिज्म है। आई डोंट नो इसको आप समझें, क्योंकि अब हाई टाइम है, अब सेमेस्टर आधे से ज्यादा हो चुका है, तो अब सिस्टम को समझना और उससे फायदा उठाना और अपने हिस्से की कोशिश उसमें डालना जरूरी है। अदरवाइज फिर हाउ डू यू प्लान? मैनी ऑफ यू, अब जो मेरा मिड टर्म में मैं देखा, मैंने इधर आप में से 30% लोग आर A+, और कोई 30 या 40% पीपल आर F, 30%, और फिर को थोड़ा सा बीच में छोटा सा एक ग्रुप है दरमियान वाले लेवल पे। हालांकि देयर दैट शुड बी दी मैक्सिमम। ये जो मिडिल वाला ग्रुप है, ये वो ग्रुप होता है which may not be very bright, but they are doing their due work and are there earning a decent grade. ये वो वाला ग्रुप होता है, और ये अच्छा खासा बड़ा ग्रुप होता है। यहाँ वो मेहनत करके अर्न करने वाला ग्रुप बिल्कुल मिसिंग है, या टॉप ब्रास है या F है। बीच वाला मेहनत करने वाला क्राउड बहुत थोड़ा सा है, तो दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड फॉर यू एट ऑल। मतलब आपको अपना तो इंटरेस्ट देखना चाहिए। और फिर ऐसे सूरत हाल में जहां आपको ओपन चेक मिला हुआ है कि यार पूछो, सीखो, पूछो, सीखो, कितना भी बेसिक चीज है पूछो। हाँ, जब आप कहते हो कि नहीं कोई हमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, कुछ नहीं पूछना, तो फिर हम जाहिर है वी गो फॉर द पीपल जो करके आए हुए हैं, हम उनको इवैल्यूएट कर लेते हैं। बल्कि अब आज का सेशन हम ऐसे रखते हैं कि हम ये आपका जो लर्निंग वाला सेशन है वो पहले करते हैं, उसके बाद हम इस पे मौजूद रहते हैं। वो जो हम अलग कर रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अब हम जो लोग करके आए होते हैं, हम उनके कोड की डिटेल अब डिस्कस इस सेशन में नहीं कर रहे होंगे, तो उनका वो मसला भी नहीं होगा कि देयर कोड इज कॉपीड बाय एवरीबॉडी। हम जनरली अब भी जब एवेलुएट करते हैं तो हम जनरली उनके रिजल्ट्स देखते हैं, एंड वी विल बी इवन मोर केयरफुल कि हम रिजल्ट्स ही देखेंगे, और जो कोड वाला पार्ट है वो हम, आप जो सबमिशन आपने कर दी है एज ए B1 या B2, वो हम उधर से चेक कर लेंगे। तो इधर हम एवेल्युएशन वाले लोगों के कोड की डिटेल डिस्कस, वो कोड की डिटेल शुरू में मैंने इसलिए डिस्कस की थी इंटेंशनली कि उस वक्त बहुत कम लोग काम करके आए हुए थे, देयर वाज ओनली 1 पर्सन या 2 जो करके आए थे। तो मैंने कहा कि ओके, हम इसको एज ए लर्निंग ट्यूटोरियल उसके सोल्यूशन को डिस्कस करें। तो इसलिए हमने कोई 1-2 घंटे हमने एक सोल्यूशन को डिस्कस किया। इट वाज नॉट, एवेल्युएशन वाज सो लॉन्ग, it was for everybody to see how a correct code has been written, और हमने उसमें वो compromise बिल्कुल किया था कि उसका कोड विजिबल था, बट वी थॉट कि ये एक टीचिंग सेशन हम अभी कर रहे हैं दोबारा। अब हम इसको इस तरह चेंज करते हैं फर्दर कि अब हम ऑन रहेंगे, आप पहले बेसिक क्वेश्चन सारे पूछोगे, और जैसे पहले क्लास में आप मौजूद रहते थे, आप अपना काम शुरू करोगे, फिर बीच में बार बार क्वेश्चन पूछते रहोगे। तो हमारा कंटिन्यूस सेशन ऑफ यू वर्किंग एंड आस्किंग क्वेश्चन जारी रहेगा। बीच में हम वो जो एवेल्युएशन वाले हैं उनकी एवेल्युएशन करते रहेंगे, और उस एवेल्युएशन में हम कोड को डिस्प्ले क्योंकि नहीं कर रहे होंगे तो हम उसको यहीं पे एवेल्युएट कर लेंगे, और आई विल राइट इट इन माय थिंग द ग्रेड। और इस तरह ये जो सीख रहे हैं लोग, इनका सेशन कंटिन्यूस ऑन रहेगा और वो इस पर मौजूद रहेंगे। हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आप अभी गूगल क्लासरूम पे चले जाएं, ठीक है? सो अवर क्लास इज हेल्ड एज रेगुलर continuously till the end of our lab session, and you keep doing things and keep asking things, and towards the end आपने जितना भी किया है, अगर आपने 1/4 किया है, 1/3 किया है, 1/2 किया है,
So at least you submit that and earn that much grade. एक तो लर्निंग हो गई, दूसरे आपने को पार्शियल ग्रेड, ये जो मैं कह रहा हूँ एक बीच का क्राउड मिसिंग है, तो अगर आप A+ सारे उसमें ना भी आए तो आप you could be a B, you could be a C, but you don't have to be either A+ or a 0. That is not the normal thing. There are a lot of people who are B and C, which is all right. हम उस पर हमें कोई इतराज नहीं है. तो आप आए, पूछें, काम करें, बार बार पूछते रहें, इसी ग्रुप पे मौजूद रहें. हम आप रेज हैंड करेंगे या आपको हमने अनम्यूट किया हुआ है, आप बीच में पूछें. अगर हम कोई काम कर भी रहे हैं, हम आपको उस काम को क्लोज करके आपके सवाल का जवाब देंगे. तो it will be a continuous session in which you will keep asking things and keep doing it. All right. So let's start from that point of view. आप बताइए कि असल में वो लोग जिनका थोड़ा सा लेवल वो है, उन्होंने तो अपने उस सेशन में भी डिस्कस किया है अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को. तो अब हम इसको भी, ये लास्ट टाइम को आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे क्वेश्चन है, मैंने कहा था ओके हम जब लैब सेशन में जाएंगे तो हम आपके ये क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो बताइए कि वो क्या क्वेश्चन है, पूछिए. हाँ, आप सारे अनम्यूटेड हैं तो एनीबॉडी कैन आस्क द क्वेश्चन. पूछिए इसमें क्या चीज पूछनी है आपने, और फिर उसको कर सकते हैं आप बाद में. सर वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक क्वेश्चन नहीं है. मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हम क्या अपने प्रेजेंट मार्क्स कहीं से हम देख सकते हैं, मतलब कोई हमारी जो भी तक की जो है मार्क्स बने जी होंगे. जी हाँ, मिड टर्म तो मैंने आपके CNS का तो कंप्लीट ही कर लिया था. अली साहब थोड़े अभी उनकी मदर सिक हैं, तो PDC का जो है वो शायद 1-2 दिन में हो जाए. और पिछले तमाम मार्क्स बिल्कुल आपके हैं, हम उसको भी हाँ आपसे शेयर करेंगे. बिल्कुल वो सब मौजूद है, टोटल रिकॉर्ड इज देयर. हम वो भी इस मिड टर्म के साथ आपके साथ वो भी शेयर कर लेंगे. ठीक है, ओके, वी विल डू दैट इन सर वो जस्ट. क्रिप्टोग्राफी वाला भी, वो क्रिप्टोग्राफी वाले को भी सर उसके चेक करने थे मैंने. ओके, दोनों के कर देते हैं, वी विल डू दैट. मगर बिल्कुल सही है, हम ये मिड टर्म रिजल्ट के साथ आपको कंप्लीट चीज, पहले मिड टर्म रिजल्ट दे देंगे, फिर पिछली कंप्लीट चीज दे देंगे. और दैट शुड हैपन, मिड टर्म रिजल्ट मे बी इन अ डे और सो, अप्रूवल लेके. और उसके बाद वो वाले तो पहले से ही हैं, उसके लिए हमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, तो हम शेयर कर देंगे आपके साथ. नो प्रॉब्लम, वी हैव द रिकॉर्ड एंड विल शेयर इट. थैंक यू सर. ओके. मगर मैं जो अभी बात कर रहा था, मैं उससे ये कर रहा था कि उनमें बहुत सारे लोग with empty zeros हैं, quite a few people. I was talking to those people कि भाई are you that bad कि आप जीरो के लेवल के हो, या you are sleeping just expecting something कि कोई आसमान से होगा. आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई इस तरह का अनाउंसमेंट आ जाएगा HEC की तरफ से कि जिस तरह 11th वाले और 9th वालों को प्रमोट कर दिया है और अगले उसमें करेगा. तो अभी तक HEC का ऐसा कोई इरादा नहीं नजर आता. डोंट बैंक ऑन दोस थिंग. अगर आप उस पर सर अब तो मिड दे दिया सर, अब उसके अब तो कोई मुझे चांस नहीं है. हाँ, तो फिर वो लोग जो बड़े कॉन्टिन्यूस जीरो ले रहे हैं, शुड दे नॉट वेक अप और हैव दे प्लान? अगर ऐसा है तो यू कैन लेट मी नो कि आप सोच रहे हो कि आप अगली दफा करोगे, so that I don't get worried. वरना I am worried about those people जो कंसिस्टेंटली जीरो ले रहे हैं, यानी एटलीस्ट एक स्ट्रगल हो रही हो, कोशिश हो रही हो, पार्शियल अर्निंग हो रही हो, तो आप जीरो की बजाय यू में एंड अप, मे बी किसी केस में आप 20 पे एंड हो जाओगे, किसी में 30 पे आ जाओ. इफ आपको अगर समझने में मुश्किल हुई है और आप एफर्ट कर रहे हो, तो चलो आपके 100 नहीं आए, किसी के 30 आ गए, तो स्टिल यू हैव सम ग्रेड टू पास. लेकिन अगर आप जीरो पे हो तो जीरो पे तो आपको कोई बेनिफिट भी नहीं दे सकते. सर एक सर इसको तो किसी का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो क्रिप्टोग्राफी है वो मेजॉरिटी ड्रॉप कर रही है इस सेमेस्टर में. ओके, ऑलराइट. अगर कोई ऐसी चीज है तो वो भी इस वजह से शायद कांस्टेंट
ग्रोथ होंगे तो उसको मैक्सिमम। ऑलराइट, तो उसके भी हमने सारे आपको वो ऑप्शन दिए हुए थे करने के, फ्रीज के, विथड्रॉ के, और ये सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके। लेकिन विड्रॉल के फॉर्म सारे सबमिट करा रहे हैं आजकल में, हो रहे हैं सब। हाँ हाँ, हाँ, तो वो डिफिकल्टी की वजह से, कोर्स की डिफिकल्टी। सर वो एक्चुअली जो है ना, वो सारों का मोटिव, मैं भी एक मतलब एक मेजॉरिटी की वॉइस से बात कर रहा हूँ कि वो उसकी जो लैब है ना, वो इस तरह ऑनलाइन कुछ खास समझ नहीं आती, डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सर ये कहना चाह रहे हैं सर, वो ऑनलाइन ज़्यादा समझ नहीं आते क्रिप्टोग्राफी की है। अच्छा, इसकी आवाज़ कट रही है। अच्छा, उसमें एक पार्ट इसी तरह बंदा समझ नहीं सकता, तो वो जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी, अभी हमने चेक किया था कि वो इलेक्टिव कोर्स है, तो वो सारे कह रहे थे कि उस साइड। हेलो, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा, तो मैं एक्सप्लेन कर अच्छा, दूं सर को। इशू हाँ, कर रहा है। अच्छा, सर ये कह रहा था कि सर वो हमने ज़रा देखा HEC में, तो वो इलेक्टेड कोर्स था, तो इस वजह से हमने कहा कि उसको ज़रा ड्रॉप कर देते हैं, तो उसके बदले हम कोई और कोर्स उठा लेंगे। तो उसमें उसकी लैब में हमें या ना तो कुछ समझ आ रहा था, ना उसमें हमें कोडिंग थोड़ी सी हो रही थी, इस वजह से काफ़ी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो उसको ड्रॉप कर रही है। हाँ, तो उसका तो तरीका हर सर वो कोर्स के अपना लिए। नेटवर्किंग की साइड पे है ना, तो सारे अपना मेजर कोर्स नेटवर्किंग की तरफ चूज भी नहीं करना चाह रहे, तो वो हम लोगों का ये था कि चलो नेक्स्ट टाइम हम इसकी जगह मतलब किसी और फील्ड का कोर्स इलेक्टिव में से उठा लेंगे। अच्छा, वो एक तो ये कि ख्वाह वो क्रिप्टोग्राफी हो या कोई भी कोर्स हो, TDC हो या और कोर्सेज हो, नेटवर्क का कोर्स हो, सब कोर्सेज में पहला स्टेप ये है कि नंबर एक, पहला स्टेप उसमें लाजमी ये है कि क्या आपको थ्योरी पार्ट की समझ आ रही है या नहीं, क्योंकि जाहिर है लैब या प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें वो नॉलेज इस्तेमाल होना है। तो पहला काम तो वो है कि थ्योरी पता चल रही है कि नहीं। अच्छा, किसी भी कोर्स में जब लेक्चर पहले समझ नहीं आ रहा, तो उसका हल हर कोर्स के लिए, क्रिप्टो के लिए भी, PDC के लिए भी, और तमाम कोर्सेज के लिए, उसका हल ये है कि आप टीचर से उस चीज को समझने की कोशिश करें। लेट्स से पहले तो थ्योरी क्लास में, कि पहली क्लास के बाद अक्सर मैं तो ये करता हूँ, आई एम श्योर अदर टीचर्स भी करते होंगे, कि हम नेक्स्ट क्लास के बिगिनिंग में आपसे पूछते हैं कि जो कल का मटेरियल पढ़ा है, क्या उसके कोई क्वेश्चन है, ये वो समझ आया है या नहीं। तो वो एक मौका आपके पास होता है कि आप कहें कि नहीं सर, ये सब्जेक्ट मुश्किल है और मुझे पिछला लेक्चर समझ नहीं आया, तो आप उसके ये पॉइंट्स मुझे एक्सप्लेन करें, बताएं, इट इज योर राइट। ये तो हम हमेशा कहते हैं, मगर उसके लिए जरूरी क्या है कि आप पिछले लेक्चर को एक नजर देखकर आएंगे, नंबर एक अटेंड करेंगे, नंबर दो उसको पढ़ के आएंगे कि भाई क्या डिफिकल्टी है और क्या चीज मुश्किल है जो आपने पूछनी है, तो उसमें थोड़ा काम आपके हिस्से पे भी आएगा। अच्छा, फिर आप अगले क्लास में पूछेंगे, अगर आपको समझ नहीं आई तो हम तो हमेशा तैयार है कि हम उस बात को फिर समझाते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, हम उसको ज्यादा बेसिक पे भी जा सकते हैं, ये सोचते हुए कि चलो कोई बैकग्राउंड में कोई मिसिंग है तो हम उसको भी कर लें, वो भी हम करते हैं। मगर सवाल क्या है, फॉर एवरीथिंग, ये मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कोर्स आपको बता, यू हैव टू बी इन्वॉल्व, attend the class, maybe look at the book also, जरूर हमने आपको बुक्स भी बताई है, look at the book also and follow it up in the next class, कि सर ये मैंने देखा, आपने ये पढ़ाया है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये मुश्किल है, आप मुझे ये बताएं, ये बताएं, ये। अगर आप अपना रोल प्ले नहीं करोगे, देयर इज नो वे, आपको कोई भी कोर्स पढ़ा दें, कुछ भी करें, देयर इज नो वे, आपने तो पार्टिसिपेट करना है आखिर में। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि आप जिस हद तक पार्टिसिपेशन करो, हम उस हद तक आपकी खिदमत में हाजिर हो जाए, लेकिन ये हम नहीं कर सकते कि आप सिरे से पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, आप क्लास अटेंड ना कर रहे हो, आप अगली क्लास में क्वेश्चन ना पूछ रहे हो, और उसके बाद हम कहें कि अच्छा जी ठीक है। अब ये हो गया स्टेप 1 फॉर ऑल कोर्सेज। पहला स्टेप ये है कि आप थ्योरी की क्लास अटेंड करके उसे समझें, क्योंकि प्रोजेक्ट और लैब्स के उधर से आना है। हमने इंटीग्रेट किया है मटेरियल्स को, तो हमने ये किया है कि हमने कहा है कि अब आप देखते होंगे कि लैब्स आर टेकन बाय द टीचर्स,
पहले आप लैब एक्सक्लूसिव लैब इंजीनियर्स ले रहे होते थे, तो अब आपके टीचर लैब ले रहे। क्यों हम ये कर रहे हैं कि जो हम पढ़ाएं आपको उसी में से लैब कराएं। ये ना हो कि एक डिस्कनेक्टेड, हम पढ़ा कुछ रहे हैं लैब कुछ और हो रही है, जो कि अक्सर हो जाता है जब। तो अभी हम कनेक्टेड मटेरियल की लैब्स भी बना रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और आपको लैब भी कंडक्ट कर रहे हैं। ये है हमारे एंड का। अच्छा, अब ये हो गया कि ये कोर्सेज और उसके सीखने का अमल जो मैंने आपको बता दिया, इट इज फॉर ऑल कोर्सेज। अब एक ये जरूर है कि आप किसी कोर्स में अगर या फेल होते हो या आप नहीं कर पाते या परफॉर्म नहीं करते, तो कई तो चीजें इस शक्ल में हम करते हैं जो कि कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, सभी कोर्सेज में कर रहे हैं ऑनलाइन की वजह से। ये चीज ज्यादा है। हम वैसे ऑनलाइन के बगैर भी कई दफा हमने ये किया है, जब ऑनलाइन नहीं चल रहा था, कि अगर हमें महसूस हो कि भाई अभी हमें कोई मेकअप एग्जाम जैसे है तो वो हम देते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम दिया था, जो कोर्सेज हमने पढ़ाए थे 7th और 8th सेमेस्टर को, तो हमने उनको मेकअप मेड ऑफ द लैब और इस तरह के दिए थे। तो हम आपको वो देते हैं, दे सकते हैं और देंगे शायद इस दफ़ा, जब ऑनलाइन में थोड़े से मसाइल रहे, कुछ ने शुरू में लूज कर दिया कुछ कंटेंट्स और कैच ऑन करने में हुआ, तो मे बी इन मैनी कोर्सेज आपको शायद मिड की, वो लोग जो इंटरेस्टेड हुए उनको मिड का एक सेकंड चांस भी मिले। ये एक होगा, दैट मे बी इन मैनी कोर्सेज। एक जो, अच्छा, अब एक बात ये कि जो इलेक्टिव कोर्सेज की जहां तक बात है, ये आप कह रहे हो कि हमने कहाँ से चेक किया, आपको HEC से चेक करने की जरूरत नहीं है। ये चीज जो आपका MYU का टोटल प्रोग्राम जो HEC ही की आउटलाइंस के बेस पे बनता है, हर यूनिवर्सिटी HEC की डिफाइंड रिक्वायरमेंट पे एक टोटल